ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी फिजियोलॉजी में आज क्रैब साइकिल हमने कल कंप्लीट पूरा कर लिया था और इसके अंदर हमने ये सारणी देख लेते हैं, फिर उसके क्रैब साइकिल के महत्व। ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण का सार, समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक जो एयर प्रेजेंट हो, तो इसमें प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, पीछे पढ़ लिया। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में चेंज, तो 8 से 6 या 8 एटीपी जो है वो उत्पन्न ऊर्जा। मध्यस्थ चरण को एंजाइम पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोए और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। 6 एटीपी एसिटाइल कोए प्लस H2O वाटर, कोए, हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर 24 एटीपी उत्पन्न जो है ऊर्जा। ये टोटल जो है 38 से 36, पीछे हमने बताया था 32 या 38, ये इस तरह एटीपी जो है ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है जो बॉडी के काम आती है। यहाँ इन्होंने समझाया है क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से, अंडरलाइन कर लेना, 2 अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं। अतः NADH हमने पीछे पूरा इसका नाम पढ़ा है। हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोए बनने पर मुक्त होते हैं। तो ये ऊपर डिटेल दे रखी है इसमें। ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 NADH प्लस हाइड्रोजन के अणु यदि मेलेट एम्पायटेट शटल, ये शटल का मतलब पाथवे ही होता है, ये यूँ ही नाम दे रखा है पाथवे। जैसे हमने पढ़ा क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल तो क्या है, ये घुमावदार है, ये वहीं यूँ साइकिल है ये। लेकिन शटल क्या है, ये शटल पाथवे है, यूँ सीधा जैसे ये चलने वाला, यूँ ये पाथवे है शटल। यहाँ इसको छोटा पाथवे कह लो। मेलेट एम्पायटेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS, हमें पीछे पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रवेश करते हैं, जो 6 एटीपी के अणु बनते हैं। अगर ये NADH हाइड्रोजन के 2 अणु ग्लिसरॉल फास्फेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा FAD का अपचयन होता है, जिससे केवल 4 अणु एटीपी बनते हैं, जिससे ऑक्सीकरण में कुल 36 एटीपी के अणु, ये ऊपर ही उन्होंने बता रखा है, ये पूरी डिटेल इन्होंने इसकी समझाई है, ये जो ऊपर लिखा है। तो यहाँ एटीपी 36 के जो है वो बनती है एटीपी एनर्जी। क्रैब चक्र का महत्व, अब इसमें आप अंडरलाइन 2 अणु जो है वो पायरुविक के ग्लूकोज से बनते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। और टोटल हमें 38 एटीपी उपरार्थ होती हैं ऊर्जा। ये भी इस चक्र के आपको ध्यान में रखना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो खास तौर से इसमें से पूछी जा सकती हैं। क्रैब चक्र का महत्व क्या है? इस चक्र में एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इस चक्र में कई मध्यवर्गीय यौगिकों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग अन्य जैव अणुओं के संश्लेषण में, बनाने में, सिंथेसिस में होता है। सक्सिनाइल कोए, अल्फा कीटोग्लोटेरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये अमीनो अम्ल जो है वो का निर्माण होता है, बनते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियो, इस नियो से आप ये ध्यान रखें कि हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते तो भी ग्लूकोज बनता है। तो वो कैसे बनता है?
जिन चीज़ों से बनता है, अब नियो आ गया ये, ग्लूकोज का नई चीज़ों से बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट से हटके। तो ये जो अकार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे लैक्टिक अम्ल, वसा, फैट जो खाते हो, घी खाते हो जो, प्रोटीन, दालें खाते हो जो, रुमिंत पशुओं में प्रोपियोनिक अम्ल, ग्लाइसरोल, एकोनिन, पाइरुवेट व पदार्थों के ग्लूकोज व ग्लाइकोजन बनने को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के बाकी इन चीज़ों से जब ये ग्लूकोज बनता है या ग्लाइकोजन बनता है तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। न्यू ग्लूकोलाइसिस में तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में पाइरुविक एसिड से ग्लूकोज बनता है। जब आहार से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, इसको ध्यान से सुनना, तो ग्लूकोज की शारीरिक पूर्ति ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा की जाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा की जाती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो मिल नहीं रहा, तो बाकी चीज़ें जो उपलब्ध है उन्हीं से ही ग्लूकोज बनना है। लैक्टिक अम्ल से ग्लूकोज का बनना, लैक्टिक अम्ल से ग्लूकोज का बनना कोरी चक्र कहलाता है, कोरी साइकिल। अब ये कोरी साइकिल क्या है? लैक्टेट जो होता है वो एनएरोबिक क्रिया जो होती है ग्लाइकोलाइसिस मसल में, तो लैक्टेट्स को क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लिवर में, और ये ग्लूकोज में चेंज होता है लिवर के अंदर, क्योंकि उसमें फास्फेटेज एंजाइम होता है। ये क्रिया मसल में नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं होता, ये लिवर में होती है क्योंकि फास्फेटेज एंजाइम वहाँ होता है। ये वहाँ पे जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। प्रोपियोनिक अम्ल से ग्लूकोज का बनना रूमिनेंट मेटाबॉलिज्म में किया गया। इसी प्रकार अन्य पदार्थों जैसे पाइरुवेट, ग्लिसरॉल व एलानिन का अध्ययन हम आगे इसमें नीचे आगे बताया इन्होंने, यहाँ पढ़ेंगे इसको। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट से और 6 मॉलिक्यूल एटीपी का उपयोग करते हुए एक अणु ग्लूकोज बनता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोनियोजेनेसिस में 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट से और 6 मॉलिक्यूल एटीपी का उपयोग करते हुए एक अणु ग्लूकोज बनता है पाइरुवेट से। इसमें एटीपी 6 मॉलिक्यूल लगते हैं। पाइरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये अब अलग अलग से जो है हमने यहाँ पढ़ा, इनसे कैसे ग्लूकोज बना, ये प्रक्रियाएं हैं 3-4, इसको पढ़ लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पाइरुवेट्स, यानी कि पाइरुवेट से ग्लूकोज बनना। कार्बोहाइड्रेट नहीं, अभी बिना कार्बोहाइड्रेट के जितने भी हम सबसे एक बार हम इसको पढ़ेंगे। यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व साइटोप्लाज्म में होती है। इसके निम्न आयाम हैं। पाइरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना। पहले इसमें कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तथा वहाँ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति द्वारा और बायोटीन की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट में बदलता है। बायोटीन आप पढ़ोगे, ये भी एक विटामिन है। बायोटीन आप जब पढ़ोगे विटामिन्स में, उसमें न्यूट्रिशन में आगे जब चलोगे सेकेंड ईयर में, तो ये आपको पता चलेगा ये बायोटीन है। ये जब हेयर फॉल होते हैं, बाल गिरते हैं, नाखून टूटते हैं, उन अवस्था, ये की कमी से ऐसी ये बीमारियां होती हैं, तो ये बायोटीन की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट में बदल जाता है। तो पाइरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और बायोटीन की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फास्फेट, ये जो है प्रक्रिया इस तरह से चलती है। ऑक्जेलो एसीटेट माल्ट का बनना,
ऑक्जेलो एसीटेट NADH एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा मैलेट में बदल दिया जाता है। ये मैलेट है। ऑक्जेलो एसीटेट प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये मैलेट प्लस NAD। अब कोशिका साइटोप्लाज्म में प्रक्रिया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में बना मैलेट कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और यहाँ कोशिका द्रव्य साइटोसोल में उपस्थित मैलेट डिहाइड्रोजिनेज MDH एंजाइम मैलेट को वापस ऑक्जेलो एसीटेट में बदल देता है। मैलेट प्लस NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्जेलो एसीटेट प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन, इसमें आयन निकलता है। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट। यह ऑक्जेलो एसीटेट इसी कोशिका के साइटोसोल में उपस्थित फास्फोइनोल पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेटेड व फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया द्वारा फास्फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट के हाइड्रोलाइसिस के कारण फास्फिनोल पायरुविक एसिड PP में बदल जाता है। ऑक्जेलो एसीटेट प्लस GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट गुआनिन, और ये फास्फिनोल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और ये GDP गुआनिन डाइफॉस्फेट में तब्दील होता है। यहाँ यही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः साइटोसोल में उपस्थित पायरुविक एसिड को स्टेप नंबर 1 के अनुसार पायरुविक कार्बोक्सिलेज द्वारा काम में ले ली जाती है। इसमें स्टेप 1 इधर दिया गया है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पायरुवेट को काम में लेने के लिए ऑक्जिलेट बनाया गया है। यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट ये काम में ले ली जाती है। ग्लूकोनियोजेसिस एलानिल द्वारा एलानिन। अब ये एलानिन जो है, इससे ग्लूकोज कैसे बनेगा? इस ग्लूको एलानिन साइकिल में विशेष तौर से कंकालीय मांसपेशियों प्रोटीन कैटाबोलिज्म, एक एनाबोलिज्म थी, एक कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म में बताया था मैंने टूटना, एनाबोलिज्म में बनना। प्रोटीन कैटाबोलिज्म द्वारा एलानिन बनता है जो यकृत में जाकर एक्साकीटोग्लूकुरेट की सहायता से ग्लूकोनियोजेनेसिस हेतु पायरुवेट का निर्माण करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा? वसा उत्तकों में ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल के कैटाबोलिज्म द्वारा टूटने द्वारा ग्लिसरॉल व एसिटाइल कोए का निर्माण होता है। यह ग्लिसरॉल यकृत को जाता है। यहाँ फॉस्फोरिलेटेड द्वारा ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम द्वारा ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनाता है। यह ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ग्लिसरेट 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट DHAP में बदल जाता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। तो ये यहाँ इन्होंने इसकी क्रिया दी है, ग्लिसरॉल प्लस ATP, ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ADP, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट प्लस NAD, ग्लिसरॉल व फिर 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट प्लस NADH निकलता है। रुमेंथियो में ये कैसे बनता है, अभी हम देखेंगे। रुमेंथियो में ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया कैसे होती है। इस प्रक्रिया में प्रोपियोनेट, अंडरलाइन कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रक्रिया में ये पूरा ही आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। रुमेंथियो में ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है। प्रोपियोनेट ग्लूकोज में बदलता है और यदि प्रोपियोनेट ही गोवंश, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट में ग्लूकोज का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रोपियोनेट अंडरलाइन। यह प्रोपियोनेट रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट आदि के फर्मेंटेशन से बनता है। प्रोपियोनेट से ग्लूकोज निम्न प्रकार बनता है। प्रोपियोनेट एसिटाइल को सिंथेटेज एंजाइम मैग्नीशियम की उपस्थिति में, प्रोपियोनेट कोए, प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज बायोटीन की उपस्थिति में ATP ADP प्लस P, इधर भी ATP यूज होती है, काम में ली जाती है। कितनी? अब ADP प्लस
P फास्फोरस में। अब ये डी मिथाइल मेलोनिल कोए में बदलता है, जिसमें मिथाइल मेलोनी कोए रिसिनेज एंजाइम की स्थिति में मिथाइल मेटोनिल कोए बनता है और मिथाइल मेलोनी कोए आइसोमेरेज के द्वारा B12 को एंजाइम, यहाँ हमने पढ़ा है कि B12 यहाँ बड़ा आवश्यक है और B12 को बनने के लिए हम सबको पता है कि कोबाल्ट की आवश्यकता होती है रूमिनेंट्स में। अब ये कोबाल्ट की अगर कमी आ जाएगी तो B12 नहीं बनेगा और B12 नहीं बनेगा तो हाइपोग्लाइसेमिया, ये क्रिया ही नहीं होगी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे रुमेंथियों वाले को तो आप पूरी अच्छी तरह से याद करें, रटें इसको, ये पूछा जाता है। अगर ये अब B12 नहीं है यहाँ पे तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा और ये TCA साइकिल में जाएगा ही नहीं, और जब ये TCA साइकिल में नहीं जाएगा ग्लूकोज बनेगा नहीं, और जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो जानवर जो है बैठ जाएगा। इसके लिए रुमंती पशुओं में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है ताकि वह B12 के संश्लेषण रूमन में कर सके, जो मिथाइल मेलोनी को आइसोमेरेज के लिए जरूरी है। यदि B12 की कमी होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ग्लूकोनियोजिनोसिस की उपयोगिता, लास्ट वन, इसकी क्या उपयोगिता है? तो हमने उपयोगिता तो बता दी कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज तो जानवर को चाहिएगा ही ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करेगा। तो जो भी वो खा रहा है उसी को ही कन्वर्ट करना, यही तो है ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब जब पशु को कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है तो वह भूखा रहता है या यकृत में ग्लाइकोजन का स्तर कम होता है, तो रक्त शर्करा की पूर्ति ग्लाइकोनियोजिनेसिस ही करता है। जब पशु अधिक श्रम करता है तो ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न लैक्टिक अम्ल जो मसल्स में बनता है, वह अम्ल व वसा के ब्रेक डाउन के से प्राप्त ग्लिसरॉल का उपयोग भी ग्लूकोज बनाने है। तो इसी प्रक्रिया से अभी हमने पढ़ा, ग्लिसरॉल से ग्लाइकोनियोजिनेसिस द्वारा ग्लूकोज बनना अभी पढ़ा हमने। जब अम्लता की स्थिति होती है तो यही ग्लूकोजनेसिस ही वृक्क किडनी से प्रोटीन को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसी ग्लूकोनियोजिनेसिस द्वारा शर्करा के अलावा अन्य स्रोत से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैसे लैक्टिक अम्ल, वसा और प्रोटीन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से 2-2.5 नंबर का सवाल किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हमने ये क्रेब्स साइकिल और ये जो ग्लूकोनियोजिनेसिस का हमने जो है अध्ययन किया, और आज ये आपका 9th चैप्टर भी कंप्लीट है। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी का आपका कोर्स जो है वो हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कहीं कोई समझने में कमी रह गई हो या समझाने में कमी रह गई हो तो वो भी आप फ्री हैं बताने में, तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई कहीं मिस्टेक रही है, गलती हुई है पढ़ाते समय, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण हैं। तो अगर कहीं भी ऐसा आपको फील हुआ है, महसूस हुआ है, तो आप उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि नेक्स्ट जो है वो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। ये हमारे लिए आपके सुझाव होंगे जो वैल्यूएबल होंगे और हमेशा हम इनकी कदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया, क्यों बता दिया, ये हमारी गलती क्यों निकाल दी, ऐसा नहीं सोचें। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है या आपको कोई नई चीज़ वहाँ मिल रही है तो आप उसका फीडबैक हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।